Good morning students, how are you? Today we are starting our remaining part of the topic development. This is the last topic of political science second book and we are taking the present topic of development. So present topic is about India कि what about India कि India कौन सी policies के through अपने आप को develop कर रहा है. So as per our previous lecture we have also clear कि India made a 5-year plans. Which plans? 5-year plans, which is formulated by a planning commission, which is developed in 1950. Everybody knows planning commission कब बनाया गया है? 1950 में, ठीक है, 1950 में. और ये क्या करता है? देश के लिए प्लान्स बनाता है, डेवलपमेंट के, देश के लिए विकास की योजनाएं बनाता है. हम सभी जानते हैं. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट का क्या टारगेट था? अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के बाद हमारा टारगेट क्या था? कंट्री का डेवलपमेंट करना. ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है. अगर हम देखें हमारे घर में भी अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी हम पर कोई परेशानी आएगी तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं. तो हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टारगेट क्या था? इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना. सेकंड, मॉडर्नाइजेशन. यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग है कुछ ऐसी सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में बुराइयां हैं, सोशल एवल्स हैं, उनको रिमूव करना. लाइक कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन कलर के बेसिस पर, कुछ पुराने रीति रिवाज, जातिवाद, धर्म के नाम पर, या फिर कह सकते हैं कि विचारों में जो अंधविश्वास है उन सबको रिमूव करना. जो सुपरस्टिशियस है उसको रिमूव करके एक वेस्टर्न कल्चर को डेवलप करना. So this is also the target of modern government. So that is known as the modernization. And after it is provide the industrialization. Clear? Industrialization in the sense कि most of country have belong to employment opportunity. Clear? Employment opportunity कि जब इंडस्ट्री होंगी हमारे यहाँ तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उनका अर्निंग सोर्स भी बढ़ेगा. क्लियर? तो अगर हम बात करें, जैसे हमने कल बात करी थी, फूड, शेल्टर, क्लोथ, बेसिक्स नीड और हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये सब कुछ हमारे इसमें सिमट कर रह जाते हैं. सो दैट्स वी कैन से कि these are the steps which were taken by the Indian government after the independence. This is the most important part of any country development. Clear? So this is the important factors. Now इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की है जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन. इन विच ईयर? 1950. डेट 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन डेवलप किया. ये क्या करता है? क्या बनाता है? 5-year प्लान फॉर डेवलपमेंट. क्या बनाता है ये? 5-year प्लान. इसका हेड कौन होता है? यस, हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन, दैट इज द PM, प्राइम मिनिस्टर. ये कल बता दिया था आपको, ठीक है. लेकिन चलिए पहले हम इसका पुराना जिक्र करते हैं क्योंकि अभी इसका नाम चेंज हो गया. एवरीबडी नोस. अब इसका नाम क्या हो गया है? नीति आयोग. क्या हो गया इसका नाम? नीति आयोग. प्लानिंग कमीशन का न्यू नेम क्या हो गया है? नीति आयोग. इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. और आपको पता है ये किसने काम चेंज किया है? मोदी ने. ठीक है, 2015 में इसका नाम चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया.
इसका नाम चेंज करके प्लानिंग कमीशन। अब देखिए यहाँ में क्वेश्चंस कैसे करने होंगे। प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब डेवलप हुआ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लानिंग कमीशन, हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन, न्यू नेम ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन गए ना, ठीक है। ये आपके आगे जीके में भी काम आएंगे और ये आपके कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन लिख लेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लानिंग कमीशन। क्लियर कर बताया था आपको, ये मैं आज भी बता रही हूँ आपको। अब देखिए इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्रोजेक्ट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने बाखड़ा नांगल डैम, बाखड़ा नांगल डैम। आपको पता ही है ये कहाँ पर है, कौन सी रिवर पर है, नर्मदा रिवर पर, गुजरात में है, एमपी से निकलती है। कौन सी रिवर पर है, वो कौन सा डैम है ये, सरदार सरोवर डैम। क्लियर, इसको हम याद रखेंगे, आप लोग ज्योग्राफी में भी इसके बारे में पढ़ते होंगे। दूसरा क्या बनाया इन्होंने, स्टील प्लांट, यानी कि स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप करी है, किसने, प्लानिंग कमीशन ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइनिंग, व्हाट इज माइनिंग, माइनिंग बोले तो खनन, जमीन के अंदर से चीजों को निकालना, आयरन निकालना, पत्थर निकालना, कोयला निकालना, सोना निकालना और उससे डेवलपमेंट करना। क्लियर, इस सबको काम क्या कहते हैं, माइनिंग, खनन। जो खान में से निकाला जाए उसे क्या कहते हैं, माइनिंग। इज दिस क्लियर। तो ये काम किसने किया, आपको लगता है कि प्लानिंग कमीशन ने माइनिंग का काम क्यों किया होगा, क्या काम आया होगा, क्योंकि यहाँ से जो रॉ मटेरियल निकला उससे कोई ना कोई डेवलपमेंट तो हुआ ही है ना। चाहे अगर हमने यहाँ से कोयला निकाला यानी कोल निकाला, आयरन निकाला, तो वो भी डेवलपमेंट के काम आता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। नेक्स्ट काम क्या क्या है इसमें, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। नेक्स्ट काम कर अगर देखें, एग्रीकल्चर को डेवलप किया है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये सारे काम हमने कब शुरू करे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको लगता है कि ये सारे जो काम है, ये काम हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए अच्छे हैं, जरूरी थे या नहीं थे, यस, ये सारे काम हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए जरूरी थे, जो आफ्टर इंडिपेंडेंट किए गए। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक ही क्वेश्चन हो गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लानिंग कमीशन। तो आपको ये सब कुछ डालना है, ठीक है। अब आप अलग अलग क्वेश्चन लगाओ, प्लानिंग कमीशन कब डेवलप हुआ, प्लानिंग कमीशन क्या करता है, प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है, प्लानिंग कमीशन का न्यू नेम क्या है, किसने चेंज किया है, कब चेंज किया है, प्लानिंग कमीशन इंडिपेंडेंट के बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पूरे किए। तो ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो इन बहुत सारे क्वेश्चन की बजाय हम इसको क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर। नाउ so it was also hope to the significant increase of wealth of country। ये सारे प्रोजेक्ट किसके लिए कंप्लीट किए गए हैं, किस चीज को इंप्रूव करने के लिए किए गए हैं, वेल्थ ऑफ कंट्री। वेल्थ मतलब मनी, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। क्लियर। नाउ it is hoped that the emerging prosperity would gradually trickle down to the protest section of the society। यानी कि जो सोसाइटी की प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से और ज्यादा की जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, a great deep faith was placed to adopting the latest diversity discoveries of science and the state of art technologies। बहुत सारी आर्ट की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने होगी तो नो डाउट हम बहुत डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या चाहिए हमें, नई टेक्नोलॉजी जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। क्लियर। अपार्ट दैट कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज सेट अप and the collaboration with the advanced countries in order to have access to their knowledge have become a top priority। इंटरनेशनल लेवल्स पर हमने जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे कोलैबोरेट किया है। कोलैबोरेट करना इन द सेंस जुड़ना, मिलना,
ताकि भारत को क्या मिल सके, एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या काम होता है, क्या काम आती है, इंप्रूव करने के काम आती है। अब देखिए पहले हमारी मजबूरी थी कि ब्रिटिशर्स के टाइम में हम नहीं कर पाते थे, बट अब हम कर सकते हैं। तो अब हमारा मेन मोटिव बन गया है अपने यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलप करना, टेक्निकल इंस्टीट्यूट डेवलप करना और बाहर की टेक्नोलॉजी को हमारे यहाँ पर लाकर डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे प्लानिंग कमीशन के कंसेप्ट्स में आ जाएगा। So the model of development adopted by India, the other countries, has come under a great deal of criticism over the years, and this led to some rethinking about the goals and process the development today. और ये सारा हमने आज के डेवलपमेंट के लिए किया है, क्योंकि डेवलपमेंट बाद में नजर आता है, इमीडिएट नजर नहीं आता है। कि अगर हम देखें तो बाखरा नांगल डैम का आज भी रिजल्ट इतना अच्छा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लोगों को पानी बिजली मिलता है, लोगों को इरिगेशन के लिए वाटर मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारी पूरी होती है। अब हम बात करेंगे हमारा जो मॉडल है कि क्रिटिसिज्म ऑफ द डेवलपमेंट मॉडल। जैसे मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि डेवलपमेंट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेवलपमेंट से क्या किसी और को परेशानी होती है, होती है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज हमें रोड बनानी है, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमें एक रोड बनानी है, तो क्या लोगों को परेशानी होगी या नहीं होगी, होगी ना। प्लस जो नियर बाई लोग रह रहे हैं उनको परेशानी होगी, है ना। जो लोग किसी ना किसी तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं उनको परेशानी होगी, लेकिन अच्छी बात क्या है कि डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारे डेवलपमेंट के मॉडल को क्रिटिसाइज करने के, यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट। आपको लगता है कि डेवलपमेंट की कोई बुराई कर सकता है? यस, द क्रिटिसिज्म ऑफ द डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे बुराई करते हैं। देखिए, critics of development have pointed that the kind of development models which have been adopted in the many countries has proved very costly for the developing countries. The financial costs have been enormous, putting many countries into long-term debt. Africa is still suffering from the enormous debts, which is run by borrowing from the richer countries. यानी कि हमारे पास इतना मनी नहीं होता, हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं। एक एग्जाम्पल कहाँ का दिया हुआ है, अफ्रीका का। अफ्रीका ने कहां से बोरो किया है, रिच कंट्री से। डेट मतलब ऋण, मतलब मनी, जिसको वो आज तक चुका नहीं पाया। सो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, एंड द गेन्स टू द टर्म ऑफ ग्रोथ हैव नॉट बीन टू consummerates and poverty to disease continue to flow and the plague to the continent. तो ये हमारे यहाँ एक तरीके से रेगुलरली कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। क्लियर। तो सबसे बड़ा एक चैलेंज देखें हम, सबसे पहला चैलेंज देते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। यहां पर आपके लिए दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला कि राइट अबाउट द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर, समाज को क्या चुकाना पड़ता है डेवलपमेंट के नाम पर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल ऑल्सो हाई सोशल कॉस्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड द लोकेलिटीज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स। पहला रीजन क्या बताया है, मैनी पीपल displaced, very good, from their localities, यानी लोकल एरियाज छोड़ना पड़ता है ना। जब कोई क्या बनता है, डैम बनता है, रोड बनता है, रेलवे ब्रिज बनता है। ठीक है, इस तरह के जब कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो क्या करना पड़ता है, वहां के लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। पहला नुकसान किस बेस पर हम पढ़ रहे हैं इसको, सोशल कॉस्ट, यानी समाज को क्या नुकसान होता है। यहाँ कॉस्ट का मतलब पैसा नहीं, या कॉस्ट का मतलब नुकसान।
कि इसकी हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी ना, बहुत कॉस्टली पड़ेगा, हमें बहुत कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। तो समाज को क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जब कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, माइनिंग एक्टिविटी और अदर प्रोजेक्ट, डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट ऑफ लॉस लाइवलीहुड एंड द इंक्रीज द इम्प्रूवमेंट। डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, उनकी लाइवलीहुड खत्म हो जाती है, लॉस देयर लाइवलीहुड, लॉस देयर लाइवलीहुड, यानी उनका जो जीवन यापन है वो खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है जीवन यापन, कि अभी तक तो वो किस पे डिपेंड थे, सपोज वहां कोई नियर बाई फॉरेस्ट है या वहां कोई नियर बाई कोई शॉप्स है या वहां कोई मार्केट है, अभी तक वो वहां काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको वहां से क्या होना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है अपने आप को। तो उनका जो जीवन यापन है, लाइवलीहुड है, वो सारा उनको खत्म करना पड़ता है। इफ रूरल एग्रीकल्चर communities are displaced from their traditional occupations and the regions they end up the migration of society। अगर क्या बोलते हैं, विलेज में हो, रूरल एरिया में हो, तो वो बेचारे जो उनके पुश्तैनी काम है, जो बेचारे उनके पहले से चले आ रहे काम, उन सबको भी छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट, swelling the large number of urban and the rural poor, the traditional skills acquired over the extended period may be lost, so there is also loss of culture, because when people are relocated they lost to world with community life, so such displacements has led to struggle in many countries। clear? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, सपोज दे शिफ्ट रूरल फ्रॉम अर्बन या अर्बन से रूरल में जाते हैं, तो उनको अपने कल्चर को भी छोड़ना पड़ता है, अपनी संस्कृति को भी छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरे संस्कृति को, दूसरे कल्चर को एडॉप्ट करना होता है। तो इसकी वजह से भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो दिस इज द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज नोन एज द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल दिया है, कौन सा एग्जाम्पल दिया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ का है, अभी आपको बताया था ना। तो इसका मतलब ये सोशल कॉस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो, मैंने क्वेश्चन क्या बताया आपको, राइट अबाउट द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो आपने इसके लिए पैराग्राफ में से 4-5 पॉइंट लिखे। एग्जाम्पल आप किसका लिखेंगे, नर्मदा बचाओ का। अब देखिए नर्मदा बचाओ का एग्जाम्पल तो आपने दे दिया यहाँ पर, लेकिन अब हम एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि राइट अबाउट द नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्लियर? उसमें हम क्या लिखेंगे कि नर्मदा पर कौन सा डैम बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम। ये सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरिगेशन के लिए एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर इन डेजर्ट एरियाज लाइक कच्छ और सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पर है, गुजरात। कच्छ कहाँ पर है, गुजरात। वहां के लोगों को क्या देता है, ये पीने का पानी देता है। The opponent of the dam dispute these claims. They claim that almost million people have been displaced. अब यहाँ से जब ये डैम बन रहा है तो मिलियंस पीपल को डिस्प्लेस कर दिया गया है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। So they lost their land and the submergence of the construction and consequently lost their livelihood. Most of people belong to the tribal Dalit communities who constitute some of the most underprivileged groups of the country. So some even argue that the dam would greatly upset an ecological balance, submerging large tracts of forest. तो काफी सारे लोगों ने ये कहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि हमारा जीवन यापन बिल्कुल खत्म हो गया है। किस वजह से, हमें डिस्प्लेस होना पड़ा, हमें अपनी लाइवलीहुड को छोड़ना पड़ा, और ज्यादातर वो ट्राइब्स कम्युनिटीज के थे तो उनका कल्चर अलग था, शहर का कल्चर अलग था। तो एक कल्चर को दूसरे कल्चर से मिक्स होने में भी बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तो हमारे लिए तो सरदार सरोवर पर जो डैम बना है, सरदार सरोवर डैम बना है, वो सही नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है, जिसने नर्मदा नदी पर जब डैम बनाया जा रहा था उसका अपोज करने वाले लोग। समझ में आया?
तो ये किस में आएगा हमारा? सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट किसी के लिए तो अच्छा हुआ और किसी के लिए खराब हुआ। अब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर सरदार सरोवर डैम किसके लिए अच्छा हुआ? जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, जिनके पास पीने के पानी नहीं था, जिनके पास सिंचाई करने के लिए प्रॉपर पानी की कमी थी, अब उनको पानी मिल रहा है। जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उनको बिजली मिल रही है। तो उन लोगों के लिए तो ये क्या रहा? वरदान। और श्राप किनके लिए बन गया? जो सराउंडिंग एरिया में रहते थे, क्योंकि उनको क्या चुकानी पड़ी? कॉस्ट। एग्जैक्ट क्लियर है ये? अब हम इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, एनवायरमेंट को कैसे ये डिग्रेड करता है, एनवायरमेंट को कैसे कॉस्ट चुकानी पड़ती है। समझ में आ रहा है सबको? वेरी इजी पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। नर्मदा का आप अलग से भी कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है? नर्मदा रिवर डैम से क्या क्या फायदे हैं। अब आता है हमारा एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट वो तो थी सोशल, समाज के लोगों को। यहाँ एनवायरमेंट को क्या करते देखे? Development has indeed caused the high degree of environmental degradation of many countries, not just the displaced people, but all the population beginning of feel consequences. When the tsunami hit South and East Asian coast in 2004, it observed that the destruction of mangroves and the mangroves का मतलब होता है जो कोस्ट के नियर बाई जो फॉरेस्ट होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स। पता है? ठीक है, उनको बहुत नुकसान हुआ था उस सुनामी से। एंड द बिल्डिंग ऑफ कमर्शियल एंटरप्राइजेस अलोंग द शोर लाइन्स एंड द रीजन ऑफ द ग्रेट एक्सटेंट एंड द डैमेज कॉस्ट। सो वी हैव रीड अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज द आइस ऑफ आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक इज मेल्टिंग बिकॉज इंक्रीज द एमिशन ग्रीन हाउस गैसेज into the atmosphere, and this has to potential the cause flood and the actually submerged low-lying areas like Bangladesh and the Maldives। कहते हैं बांग्लादेश और मालदीव्स पर संकट है। कौन कौन से देशों पर? बांग्लादेश और मालदीव। बांग्लादेश और मालदीव्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये नियर बाई कॉस्ट है। अगर ग्लोबल वार्मिंग का ज्यादा भी इफेक्ट हुआ तो कहते हैं कि 80% बांग्लादेश पानी में डूब जाएगा। सेम इन मालदीव्स। दोनों क्या है? ये कॉस्ट एरियाज में बसे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं रीजन है किसकी वजह से? हमारे जो डेवलपमेंट के नाम पर जो हो रहा है, आए दिन सुनामी आती रहती है। देखिए जैसे इसमें 2004 की सुनामी का एग्जांपल दिया हुआ है, जो ईस्टर्न एरियाज में सुनामी आई थी। उस सुनामी की वजह से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो शहरों की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो जितने मैंग्रोव्स को नुकसान होता है उतना ही पॉपुलेशन को भी इससे रूबरू होना पड़ता है। तो एग्जाम्पल दिया है कि बांग्लादेश और मालदीव जैसे कंट्री हैं, अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होती है तो नो डाउट हमें क्या देखना पड़ेगा? वाटर का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आइस पिघल कर कहाँ पे आएगी? ओशन बढ़ेंगे, ओशन बढ़ेंगे सुनामी आएगी। तो ऐसे जो बिल्कुल किनारे बसे हुए देश हैं वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, है ना? जैसे जापान में अर्थक्वेक का सबसे ज्यादा रिस्क है, जो कोस्टल एरियाज हैं वहां सुनामी का ज्यादा रिस्क है। और ये सब किसके नाम पर हो रहा है? अच्छा ये बताओ, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? किसी को पता है? यस, जब हमारे ये जो गैस का इमल्शन होता है ये हमारे एनवायरमेंट को और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो बर्फ है कहाँ पर? आर्कटिक और एंटार्कटिक में वो मेल्ट हो रही है धीरे धीरे। वो मेल्ट होकर के पानी बनकर नीचे आ रही है, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है ना? और इस तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजर बनता जा रहा है। क्यों बन रहा है? हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, ट्रीज है ही नहीं, प्रॉपर बारिश नहीं हो रही है, लोग ग्रिड की वजह से रेजिडेंशियल कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं, लोगों के घरों में जो एसी है, रेफ्रिजरेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा गैसेज छोड़ते हैं,
इसके अलावा जो पॉल्यूशन है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा है, ये सब किसकी नुकसान, मतलब किस आगे जाकर किसको नुकसान करेंगे, हमारे एनवायरमेंट को। क्लियर हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे कि आज मेरे पास एक गाड़ी है, कल दूसरी होनी चाहिए, परसों तीसरी भी होनी चाहिए। आपको भी लगता है कि मेरे पास एक गाड़ी फिर दूसरी गाड़ी थी, ऐसे सबके पास हुआ तो हम इसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं। अगर कोई बेचारा साइकिल पे जाएगा तो हम कहेंगे देखो वो कार भी नहीं है, साइकिल पे जा रहा है ना। फिर अगर उसके घर में कार आएगी तो वाह कार आ गई, इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि ये डेवलपमेंट किसको नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे एनवायरमेंट को। ठीक है, तो इस अनंत विकास को हमने डेवलपमेंट का नाम दे दिया है, लेकिन इसके बारे में हमने नहीं सोचा कि हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसके ऊपर कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब आप देखो, महसूस करो, मुंह में कुछ कड़वा कड़वा गैस का सा जा रहा है, धुआं काइंड ऑफ, आंखों में भी लगता है। ये सब क्या है, ये सब पॉल्यूशन है जो ये ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि ऊपर नमी का एनवायरमेंट है, सारी चीज नीचे है। तो अल्टीमेटली हमारे लंग्स को, हमारे नोज को, हमारी बॉडी के पार्ट्स को इफेक्ट कर रहा है, जिससे हम डिजीज से हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे डेवलपमेंट के नाम पर ही हो रहा है कि आज इंडस्ट्रीज चल रही है, वहां पर रोड्स पर ट्रांसपोर्ट अंधाधुंध चल रहा है। क्लियर, तो आज से क्या 20 साल पहले ऐसा था? नहीं था। आने वाले अब 20 सालों में तो और भी ज्यादा होगा। तो सोचो आगे क्या कंडीशन होगी। तो क्या हमारा ये सही मायने में डेवलपमेंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे हम अपने एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए जानने और समझने की चीज है कि हम उसको कैसे बचाएं। इसीलिए एक नाम आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुना है? यानी इस तरीके से हम अपना डेवलपमेंट करें कि एनवायरमेंट को वो हार्मफुल ना हो, हम अपना भी डेवलपमेंट करें और हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उसके लिए भी बचाकर रखें। सपोज अगर हम खान खोद के आज ही सारा कोयला खत्म कर दें, आज ही सारा आयरन खत्म कर दें, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो उतना ही डेवलपमेंट करें जितनी हमें आवश्यकता है। क्लियर? सो दिस इज द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. So in the long term, the ecologist crisis, the advisory affect all the us. So air pollution already problem, which is just discriminate between rich and poor, but the short term indiscriminate use of resources tend to the adversely affect the underprivileged more sharply. So loss of forest affect the poor who use forest resources for the variety of substance need like firewood, medical herbs and food, drying up the rivers and the ponds, feelings. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे चीज कि जो नियर बाई फॉरेस्ट एरिया रहते हैं उनको कितना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है फर्नीचर का बिजनेस करते हैं वॉटेवर, वो अपना नीड के लिए, ग्रीड के लिए उनको डिफॉरेस्ट कर देते हैं, और जो बेचारे ट्राइब्स लोग हैं जो उनके पास रहते हैं वो उस पर डिपेंड रहते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. So the model of development, we are constantly heavily dependent on the increase the use of energy. So most of energy currently generated were the non-renewable source like coal and the petroleum. So large tracts of the Amazon rainforest are being the deforested in order to provide increase the consumers need. यानी कि आज अगर हम देखें तो हमारी जो ग्रीड है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर रही है. आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में इसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज content we have seen about the Planning Commission of India, social cost of development and the environmental cost of the development. So all these questions are very important for your exam. So do it properly, learn it properly and सॉल्व करके आपको ये क्लास ग्रुप पे जरूर भेजना है. सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.